चलो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करने लगा हूँ। ठीक है। द डायग्राम शोज अ सेक्टर ओ बी ए सी। बेटा ये ओ बी ए और सी जो है ये सेक्टर है। ओ बी ए और सी ये सेक्टर है बेटा। ठीक है। तो अगर ये सेक्टर है और आप नोट करें ये वाला पोर्शन आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 10 सेंटीमीटर होगा बिकॉज ये रेडियस हुआ ना। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन, वो एंगल उसने आपको बता दिया, ये वाला π/6 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वो कह रहा है फाइंड एंगल बीओसी। एंगल बीओसी कैलकुलेट करके दिखाएंगे ये वाला एंगल बेटा। आप देखें, नोट करें कि ये वाला भी आपके पास सेक्टर ही बन रहा है ना। ठीक है। तो मैं ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ सेक्टर का। तो मैं ये सेक्टर का एंगल कैलकुलेट करने लगा हूं बच्चों। अब सेक्टर का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा। तो लो बच्चों यहीं पे करवा रहा हूं, एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर एस जो है वो आर्क लेंथ होती है बच्चों, और आर्क लेंथ की वैल्यू 2 है। आर रेडियस होता है, रेडियस की वैल्यू 10 है, और मुझे थीटा चाहिए। बच्चों ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना 0.2, ये रेडियन में आ रही है। एस इक्वल टू आर थीटा जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ रेडियन में एंगल लेता है, और रेडियन में ही एंगल देता है। ठीक है, इसमें आपने डिग्री में कभी एंगल नहीं लगाना, याद रखना। अच्छा, तो ये मेरे पास एंगल आ गया, बट वो मुझे कह रहा था एंगल कैलकुलेट करके दिखाओ बीओसी। बीओसी का मतलब है ये कंप्लीट एंगल। मैंने जो एंगल कैलकुलेट किया है 0.2, वो ये वाला एंगल है। तो आप इस 0.2 में ये आगे वाला π/6 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल एंगल आ जाएगा। तो एंगल बीओसी इक्वल होगा बच्चों 0.2 प्लस π/6। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, इन दोनों को ऐड करें, आंसर आ जाएगा। आगे आगे। तो ये रेडियन में कैलकुलेटर, जी रेडियन में। अच्छा, एक चीज नोट करना, अपने कैलकुलेटर को ये क्वेश्चंस करते हुए रेडियन में शिफ्ट कर लेना। डिग्री में करोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है ये? 0.724। ये बच्चों रेडियन ही हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, आगे चलते हैं। बी पार्ट कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बीपीसी, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। आपने अपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देने हैं, और एरिया शेडेड रीजन का कैलकुलेट करना बच्चों। वापस आए जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखते हैं। अगर आप नोट करें तो अगर मैं सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लूं बच्चों, सेक्टर कौन सा है? ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया, ये कंप्लीट एरिया। और उसमें से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया जो है ये वाला, ये माइनस कर दूं तो क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही आ जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो यानी मैं यहां नीचे लिख सकता हूं कि जो शेडेड एरिया है वो किसके इक्वल है? जी, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। तो शेडेड एरिया जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा। नोट करें 1/2, रेडियस कितना था हमारे पास? 10 था ना इसमें, और थीटा की वैल्यू कितनी थी पूरे सेक्टर की जो अभी आपने निकाली थी? 0.724। सॉल्व करो, क्या आंसर आता है? 36.175। ठीक है। तो अब हमारा आंसर जो है इसको मैं 36.2 लिख लेता हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारी कैलकुलेशन चल रही है ना।
अच्छा अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। वापस आते हैं जरा, क्या क्वेश्चन में मेरे पास बेस गिवन थी? नहीं गिवन। ठीक है, अब नोट करें, अब मैं, मुझे 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए, तो ना मेरे पास बेस है बच्चों यहां से लेके यहां तक, और ना मेरे पास हाइट है। ठीक है, हाँ बट मेरे पास एंगल जरूर है। ये वाला टोटल एंगल कितना है? 0.724 रेडियन था, ऐसे ही था। क्या ये राइट ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल में एंगल और एक साइड गिवन है। अगर मैं लगा दूं यहां पर साइन थीटा, साइन 0.724, तो साइन बेटा इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट कौन है? पीबी, ओवर हाइपोटेनस क्या है? 10। तो ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यानी पीबी, जिसे हम हाइट ऑफ ट्राइंगल बेटा बोलेंगे, वो कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ रहा है? 6.62। हाइट आ गई, यहां लिख देता हूं 6.62। अब मुझे क्या चाहिए? एडजेसेंट चाहिए, यानी बेस चाहिए ट्राइंगल की। तो मैं ट्राइंगल की बेस निकाल रहा हूं। नहीं बेटा, वो हाइट निकली है। अब ये बेस फाइंड करने लगा हूं, हाइट। अब देखो कॉज लगाते हैं। कॉस 0.724 इक्वल्स टू एडजेसेंट जो कि ओपी है, ओवर हाइपोटेनस जो कि 10 है। तो ये 10 भी इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। तो ओपी की वैल्यू बताओ मुझे। जी बेटा बोले, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हाँ वो आप वो 1/2 ए बी साइन सी लगा के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास हाइट भी आ गई और मेरे पास बेस भी आ गई, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है बच्चों 7.49 और हाइट है 6.62। 1/2 7.49 इंटू 6.62, तो क्या आ रहा है एरिया? 24.79। तो 24.8 कर लेते हैं। तो अब आपको शेडिड एरिया चाहिए, तो शेडिड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 36.2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 24.8। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर यूनिट नहीं दिया हुआ तो फिर आप लिख लोगे यूनिट स्क्वायर। डन, क्योंकि ये एरिया है बच्चे। मार्क्स करते हैं ना अगर आपने वो नहीं दिया हुआ साथ में। हाँ तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेटा ये आंसर आ रहा था हमारे पास 11.4। 36.2 में से 24.8 माइनस किया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन, द पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द सर्कल। बच्चों एक बात नोट कर लें अपने पास, कि जब भी वो कहे ना कि ये पॉइंट इस लाइन पे या इस कर्व पे लाई करता है, इसका मतलब वो पॉइंट को उठा के आप उसकी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे आपको बताया था ना साइमल्टेनियसली कब सॉल्व करते हैं? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। इसी तरह ये पॉइंट भी नोट कर लो कि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन या कर्व के ऊपर गिवन होगा, तो उस पॉइंट को उठाकर लाइन की इक्वेशन में या कर्व की इक्वेशन में लगा सकते हैं। तो अब ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, तो ये दोनों पॉइंट्स को उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा 1 1। तो जहां जहां इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स मिलेगा वहां 1 और वाई की जगह भी 1। तो 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ए इंटू 1, बी इंटू 1, -12 इक्वल्स टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 होता है और 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। प्लस ए प्लस बी -12 इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी -10 आना था, इसको मैं राइट साइड पे ले गया तो इक्वल्स टू 10 हो गया बच्चों। ये एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 10 आ गया।
अब सेकेंड पॉइंट भी इसी इक्वेशन में पुट करें। अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 स्क्वायर, y की जगह -6, जहां जहां x मिल रहा है वहां पे 2, जहां जहां y मिल रहा है वहां पे -6 और -12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 4 आ गया, ये 36 आ गया, ये 2a आ गया, 6b - 12 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें जरा, 2a - 6b, बाकी सबको सॉल्व कर लें आपस में। कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व हो रही है? 36 और 4 कितना होता है? 40। 40 में से 12 को माइनस करेंगे, प्लस का 20 इक्वल टू डन। अब ये देखिए बेटा, 2a - 6b इक्वल टू -28। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो a - 3b इक्वल टू -28, और a - 3b की वैल्यू कितनी आ रही है? -40। ये मैंने इसलिए कर लिया, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर ले सकते हैं। आप यहां से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। मैंने कॉमन लेके इसलिए किया है कि जब मैं, अब ये देखो ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूं, a - 3b इक्वल टू -40, ये इक्वेशन यहां लिख रहा हूं। तो अब ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं साइमल्टेनियस का। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं ना, तो बेटा a कैंसिल, 4b इक्वल्स टू 24, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है, और b की ये वैल्यू 6 कहां पुट करें? इसमें पुट करने ज्यादा आसान है। तो a प्लस b की जगह पे कितना आएगा? 6 इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारे पास? 10। तो 6 बच्चों माइनस हो जाएगा, तो a का आंसर कितना आ रहा है? 4। चेक करें, उसने कहा था a और b की वैल्यू फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर दी। और साथ ही साथ उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स में निकालना, तो ये a और b की वैल्यू पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल में लगाएं। तो वो थी x² प्लस y², आगे क्या था? प्लस ax प्लस by प्लस ax प्लस by। ठीक है, a की जगह 4 और b की जगह बेटा 6 लगा दिया, -12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब कह रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाओ। बेटा आपको याद है इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक जो हमारे पास था, फॉर्मूला कह लें या फॉर्मेट कह लें, x - 8 का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये याद है इक्वेशन? हाँ, फॉर्मूला गिवन होते हैं उसके अंदर। तो बच्चों मैंने ये फॉर्मेट बनाना है अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर याद है? ये देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपने क्या करना है? आपने x वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेना है और y वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेना, और जो कांस्टेंट है इसको इक्वल की राइट साइड पे ले जाए। ठीक है, अब मैंने ये गैप इसलिए छोड़ा, बीच में वैल्यूज लिखनी है मैंने। देखो जरा, जो x की वैल्यू है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करूं? यहां x के साथ क्या आ रहा है? 4। 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर माइनस, ऐसे ही करते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहां y के साथ क्या आ रहा है? 6। 6 का हाफ, तो 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर माइनस। तो बच्चों ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर 4, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आगे ये 9 आ गया इक्वल्स टू 12। तो ये बन रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर। ये 9 और 4 13 होता है, 13 राइट साइड पे 12 में जाके ऐड होगा तो 25। अब कंपेयर कर लें। देखिए बेटा,
मैं दोबारा से लिख रहा हूं वो आपके सामने वो वाली इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब उसने हमें सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे ना, तो कंपैरिजन करें तो माइनस एच किसके इक्वल है, 2 के, तो एच की वैल्यू -2 आ गई। माइनस के इक्वल है 3 के, तो के की वैल्यू आ गई -3। तो ये बेटा एच और के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उबैद समझ आ रहा है? डन, मिल जाएगा तुम्हें सारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए कितना था, 1 1 था ना, चेक कर लेते हैं दोबारा। जी बिल्कुल 1 1 था। कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक, मैं डिफरेंशिएशन के थ्रू कर लूं, क्योंकि वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव लेके। एक, मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं अगर ग्रेडियंट निकाल लूं रेडियस का, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा तो टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर वाले उससे करवाता हूं। डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये सर्कल था, ये सर्कल का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं अभी फाइंड कर चुका हूं, -2 और -3। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है ए 1 1, और इस 1 1 के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। देखो बेटा, क्या ग्रेडियंट निकल सकता है इस सर्कल को, सेंटर को अगर मैं ओ कह दूं, सी कह दूं, सेंटर सी ए का ग्रेडियंट ऑफ सी ए किसके इक्वल, y2 -y1/x2 -x1। तो बच्चों ये -4/-3 हो गया, तो ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, ये ग्रेडियंट आया है रेडियस का। ठीक है, हमें चाहिए टेंजेंट का। क्या रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 का एंगल होता है? तो इसका मतलब ग्रेडियंट और टेंजेंट, इनके ग्रेडियंट जो हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल बेटा, -3/4। पॉइंट है y-y1, y1 की जगह बेटा कितना आना है, 1, इक्वल्स टू m x-x1। ठीक है, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4y-4 इक्वल्स टू -3x+3। तो ये आ रहा है 4y। अब इसको रीअरेंज कर ले बस, 3x इधर आके ऐड हो जाएगा और 4 उधर जाके ऐड होगा 7। बेटा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये सॉल्व होगी। जी हाँ, कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 नहीं, वो 3 -3/4 होगा। इसको मैंने ना वो डिफरेंशिएशन से इसलिए नहीं किया कि वहां पर आपको वो डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इक्वेशन है x² + y² और इस तरह से, इस फॉर्मेट में, तो आप इस तरह से कैसे लेंगे डेरिवेटिव। अच्छा जी, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। कह रहा है फाइंड इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, y इक्वल्स टू 3x + 1 -4 × 3x + 1 रेज़ टू पावर 1/2। कह रहा है dy/dx निकाल लो और फिर d2y/dx² निकालो, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, dy/dx निकालते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो 3/x का डेरिवेटिव बच्चों 1, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 बाहर आएगा,
पावर स्टार्ट में पावर -1 और फिर विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट कर दूं। 3 बाहर आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, डायरेक्ट ही कर देते। तो बच्चों ये आ रहा है 3 -4 1/2 3x + 1 रेज टू पावर -1/2 और ये बाहर 3 आ रहा है बेटा। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया बेटा 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ रहा है 3x + 1 पावर -1/2। ये हमारा dy बाई डी एक्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बेटा 1/2 में से 1 माइनस किया ना, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के लिए, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 2 आ गया। 1 - 2 1 जा 2, तो 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है। -1/2 लिखा बेटा, ये देखो माइनस लिखा, ये वाला। बेटा रूल क्या था? x रेज टू पावर n का अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो रूल क्या होता है? पावर स्टार्ट में पावर -1, तो वो पावर स्टार्ट में भी तो लिखनी थी ना। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव लें, इसी का फर्दर दोबारा से डेरिवेटिव लें, तो क्या बनेगा? इसको हम लिखेंगे d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। कहाँ पे? ऊपर अगर नेगेटिव में तो नहीं बेटा, पहले पॉजिटिव थी, जब आपने पावर स्टार्ट में पहले पॉजिटिव थी। अच्छा देखो, 3 का डेरिवेटिव 0, 6 बाहर आ रहा है, अब आएगा -1/2। पावर स्टार्ट में पावर -1 और विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव अभी ऊपर फाइंड किया था, वो 3 होता है। ठीक, विदाउट पावर हर दफा लेना। तो ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और ये वाला 3 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। बेटा ये -3/2 बन जाएगा, -1/2 -1 जो है, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया d² y बाई डी एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व एंड डिटरमिन इट्स नेचर। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 3 - 6 3x + 1, 3 - 6 3x + 1 रेज टू पावर -1/2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है शाहजहां, ये बेटा नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे लाके पॉजिटिव हो जाएगी। 6 × 3x + 1 पावर -1/2 इक्वल्स टू 3। अब नेगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, +1/2 इक्वल्स टू 3। तो ये इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 6/3 2 और यहाँ आ रहा है 3x + 1 पावर 1/2। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं बेटा, और ये 3x + 1। उस पावर को मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूं ना, तो जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 इधर आके माइनस हुआ 3 और 3 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 आ रही। बेटा ये 3 इधर आके 6 से डिवाइड हुआ तो 2 हो गया ना। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। पॉइंट जहां पर आपकी जो आपके फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और जहां ग्रेडियंट 0 होगा, पीक होती है जो। अच्छा, x की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब ये आपने x की वैल्यू 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, ये चेक करने के लिए कि मेरा आंसर जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या मैक्सिमम मिनिमम है। 9 3x + 1। अच्छा, y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे ना, उसमें स्टेशनरी पॉइंट कहा था, कोऑर्डिनेट्स का था। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 1 पहले आप लगाओगे इस कर्व की इक्वेशन, तो यहां लगा दूं,
3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 3 इंटू 1 प्लस 1 पावर 1/2। तो बेटा ये क्या आंसर आ रहा है? 3 प्लस 1 माइनस 4 और 3 की पावर 1/2 आ रही है, -4 आ रहा है। y का आंसर -4 आ रहा है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट्स बन गए, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -4। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 1 हमने किसमें पुट करनी है? सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, यहां पे करवा दूं तो सेकंड डेरिवेटिव में 1 पुट करें, 3 इंटू 1 प्लस 1 पावर -3/2। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 9/8 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। जी बिल्कुल ठीक हो गया। उलट होता है, ग्रेटर आएगा तो मिनिमम, लेस आएगा तो मैक्सिमम। क्लियर बच्चों ये वाला भी? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये लास्ट है ना, एक है इसके बाद। अच्छा, कोई बात नहीं। फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलोज। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। बच्चों एफ इनवर्स की डोमेन बताओ। इधर सुनो, मैंने आपको बताया था जो एफ एक्स की रेंज होगी वही एफ इनवर्स की डोमेन होगी ना। उलट होता है ना इसमें। तो चेक करें एफ एक्स की रेंज क्या आ रही है। अब एफ एक्स की रेंज में अगर आप नोट करें, हमारे पास एफ एक्स है, हाँ देखो, ये देखो द डायग्राम शोज पाथ ग्राफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये बेटा ये दोनों एफ एक्स की हैं। नहीं, दोनों के दोनों एफ एक्स के हैं। जो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं उनकी दो दो कर्व्स बनती है ना। लॉग की तो एक बनेगी, एक्सपोनेंशियल की दो बनेगी। अच्छा इधर सुनो, उसने बता दिया ना आपको कि ये दोनों की दोनों इसी। अब सुनो बेटा, ये ध्यान से देखना। अगर आप नोट करें दोनों कर्व में क्या y का आंसर 1 आ रहा है? नहीं, ऊपर वाली कर्व भी टर्न हो जाती है और 1 को टच नहीं कर रही, और नीचे वाली कर्व भी टर्न हो रही है, वो 1 को टच नहीं कर रही। तो y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी एफ एक्स की जो रेंज आ रही है बच्चों वो y नॉट इक्वल टू 1 है। तो देखो आंसर में अगर 1 आ रहा होता तो कर्व को 1 को पास करना चाहिए था ना। कर्व में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा, दोनों कर्व चेक कर रही है, तो y की वैल्यू 1 नहीं आ रही। इसका मतलब हमारी रेंज में y इक्वल टू 1 नहीं आ रहा। तो अगर एफ एक्स की रेंज में y इक्वल टू 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब एफ इनवर्स की डोमेन में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू। अच्छा अब आपने ये नहीं लिखना पेपर में y नॉट इक्वल टू 1, आप पता क्या लिखोगे? अब ये डोमेन लिखना, ये सीख लो। आपने -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और फिर 1 से लेके +इन्फिनिटी तक ये लिखना है। सुने, ये ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज बताता हूं। अब देखें जरा, y इक्वल टू 1 के अलावा नेगेटिव में सारे नंबर आ रहे हैं और y इक्वल टू 1 के अलावा पॉजिटिव में, देखो ऊपर जा रहा है ना, सारे नंबर आएंगे पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव भी सारे हैं, पॉजिटिव भी सारे हैं, सिर्फ 1 नहीं है। तो मैंने लिखा कि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक सारे नंबर होंगे, 1 नहीं होगा। ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये 1 इंक्लूडेड नहीं है। -इन्फिनिटी और 1 के दरमियान के सारे आंसर आ रहे हैं, और फिर 1 से लेके +इन्फिनिटी तक भी सारे हैं, और मैंने इनका यूनियन ले लिया। यूनियन का मतलब है ये वाला आंसर भी और ये वाला दोनों कंबाइंड आंसर है। जी बात समझ आई? फिर कह रहा है एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन निकाल दें। अब एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालें? एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों? एफ एक्स की वैल्यू है 2x + 1 / 2x - 1। तो पहला स्टेप ये होता है कि y के इक्वल कर लेते हैं। तो ये वाला नंबर साथ ही मैंने इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दिया,
सेकंड स्टेप होता है एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2xy माइनस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1। बच्चों एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए जहां जहां एक्स होगा उसको इक्वेशन की एक साइड पे कर लो, तो 2xy और ये भी एक्स है, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 2x, तो फिर ये y को राइट साइड पे ले जाएं, y प्लस 1। अब इन दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं, तो 2y माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो 2y माइनस 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाए। फिर मैंने कहा था थर्ड स्टेप ये होगा, x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ x से, और राइट साइड पे y को रिप्लेस कर देना x के साथ, 2x माइनस 2। लो बेटो ये इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब जी एफ इनवर्स 3 निकालना है। अक्सर बच्चे इसमें ऐसा करते हैं, देखो एफ इनवर्स निकाला होगा ना, आप पहले एफ इनवर्स में 3 लगाएं, पहले वैल्यू ना पुट करना, इससे आसान हो जाएगा। एफ इनवर्स में 3 लगा लो, तो ये एफ इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां 3 लगा रहा हूं बच्चों, t प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 माइनस 3। नहीं, अगर वो गिवन दिया हो तो फिर है ना, अगर वो कह रहा है एफ इनवर्स कुछ तो फिर करेंगे, तो 4 ओवर 4, आंसर इज 1। एफ इनवर्स ऑफ 3 1 आ गया। ये एफ इनवर्स ऑफ 3 का आंसर आपने किस में लगा देना बच्चों, जी में, तो जी एफ इनवर्स ऑफ 3 बन जाएगा, जी की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स की जगह 1 लगा लिया बेटा, ये आंसर 5 आ गया। क्लियर? नहीं 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 नहीं, एक और चीज, ये ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए जो है हमारे पास ये इसका इनवर्स नहीं निकलता बेटा। इसके लिए मैंने डिटेल वो आप लोगों को करवाया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो लगाते हैं। आप अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो, जब आप एक इनपुट देते हो उस पर ज्यादा आउटपुट आती है, तो इसका मतलब वो 1 to 1 नहीं, ठीक है। लास्ट ये जो पार्ट है ये देख लें, हाँ एक ये रह गया, लेके पहले नहीं, ये कह रहा है शो करें, so that this can be expressed as this। लो बच्चों, कल हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे उसका ये पार्ट से ऑनवर्ड आज हमने दोबारा स्टार्ट करना है। कह रहा है शो दैट 1 + 2 ओवर 2x - 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो बेटा जी इसको आपने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्मेट में। तो नोट करें, लेफ्ट साइड पे आपको एक से ज्यादा वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, और राइट साइड पे सिंगल वैल्यू है, तो इसका मतलब उसने एलसीएम ले लिया होगा। तो हम भी इसका एलसीएम लेते हैं। 1 + 2 ओवर 2x - 1, इस 1 के डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों, 2x - 1 से, तो यहां भी 2x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो एलसीएम कितना आ रहा है, 2x - 1, और यहां पर आ रहा है 2x - 1 + 2। तो बच्चों ये आ गया 2x + 1 ओवर 2x - 1। नोट करें, क्या ये वही आंसर नहीं आ गया, सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। फिर कह रहा है हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x = 1। बेटा वो कह रहा है कि कर्व पे जो टेंजेंट था ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है वो निकालो। क्या मतलब, सपोज ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर हमारे पास ये एक कर्व है, और इस कर्व पे ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब नोट करें, ये जो टेंजेंट लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये टेंजेंट लाइन इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ मिलकर
जो एरिया कवर कर रही है बच्चों वो ये वाला एरिया कह रहा है उसके अंदर जो बंद हुआ है दैट इज इनक्लोज। हाँ, उस एरिया बिटवीन द लाइन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस उसके अंदर जो आपके पास है। हाँ, सो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके लिए बच्चों आपको पहले ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं देखें जरा। हमारे पास क्या कर्व की इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, देखें। एफ एक्स कर्व की इक्वेशन दी हुई है और वही अभी हमने सॉल्व भी किया बेटा, ये वाली, ये रही। लेकिन हम इसको यूज करने की बजाय हम ये वाली यूज करेंगे इक्वेशन, बिकॉज ये दोनों सेम है और ये इजी है यूज करना। 1 + 2 / 2x - 1, 1 + 2 / 2x - 1, ये बेटा जी एफ एक्स की इक्वेशन है जिसको मैं y का नाम देता हूं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए टेंजेंट का, और हमें उस टेंजेंट के ऊपर उस कोई एक पॉइंट चाहिए। नोट करें, पॉइंट उसने आपको बता दिया x = 1, तो हमें क्या चीज चाहिए फिर, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लें जी बेटा। जो एफेक्ट है ये ऊपर वाला कर्व नीचे वाला कर्व लाके नहीं नहीं, हाँ एफ एक्स दोनों कर्व्स हैं, वो जो दोनों कर्व्स ऊपर ग्राफ में बने हुए हैं वो एफ एक्स के ही हैं। दूसरा ऊपर वाला भी ले नीचे वाला भी ले। हम ऊपर वाला कर्व तो नहीं ले रहे, वो नीचे वाली बेटा वो दो फंक्शंस दिए हुए हैं, नीचे जी एक्स फंक्शन है वो अलग चीज है। सो 1 का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, 0। ये देखो, ये वाली वैल्यू को अगर मैं ऊपर ले जाता तो यहां पर क्या होना चाहिए था, 2x - 1 raised to power -1। और इस पे पावर रूल जब डेरिवेटिव का लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 को माइनस करूंगा तो -2, और फिर इसी सारी ब्रैकेट का विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेना है विच इज 2। कैसे, 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ये 2 आ रहा है। तो बच्चों ये देखें जरा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और वो 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, और ये आ रहा है 2x - 1 और -2, ये dy/dx आ गया। उसने x की वैल्यू 1 बताई थी ना, तो मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं। 2 × x की जगह पे 1 - 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर कितना है, -2। सो 1 रेज टू पावर -2, तो ये फाइनल आंसर -4 आ रहा है बच्चों। ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट। अगर नोट करो तो उसने कंप्लीट पॉइंट नहीं दिया था, उसने कहा था वेयर x = 1। y की वैल्यू तो है ही नहीं, y की वैल्यू कैसे निकालूं, ये x1 पे y कितना आ रहा है, नोट करें, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी बनती है, इसी का ग्राफ है ना, ये x1 है और ये y3 है। अगर आपको ग्राफ का लाइन नहीं याद रहे बच्चों तो ये देखो, क्या ये उसने fx का बताया हुआ ये और ये, इन दोनों में से किसी एक में x की जगह आपने 1 पुट कर लेना, y ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो 3 आएगा। ठीक है, सो पॉइंट आ गया मेरे पास 1, 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, y - y1 = m × x - x1। तो बताओ जरा, y माइनस, अब y1 और x1 कौन है बच्चों, ये वाली जो वैल्यूज हैं x1 और y1। तो y1 3 है, m -4 है, और x1 कितना है, 1। सो क्या बनेगा, -4x + 4 जी जी, तो कितना आ रहा है ये, y + 4x = 7। क्या ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से देखो, बात सुनो, वापस आओ इधर ऊपर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से बच्चों ये वाला और ये वाला पॉइंट निकालना है मुझे। ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के पॉइंट पे y क्या होता है, 0।
तो आपने अपनी टेंजेंट कर्व में, ये टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 रखना है। तो बताओ x का आंसर कितना आ रहा है, 7/4। फिर आपने, अच्छा ये 7/4 किसकी वैल्यू है? क्या ये 7/4 ये वाली वैल्यू नहीं है? तो जरा नोट करें, ये 7/4 इस ट्राइंगल की बेस आ गई है, ठीक है। अब मुझे इस ट्राइंगल की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए आपको नोट करें, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, और ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ले भाई एक्स की वैल्यू 0 रख लें। इसी टेंजेंट की इक्वेशन में मैं एक्स की जगह पे 0 रख रहा हूं, तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सो ये हाइट आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का z क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो 49/8 करो, कितना आता है? कैलकुलेटर एक बच्चे के पकड़ ले यार। 6.125, ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक सेंटीमीटर या, तो ये एरिया आ गया। डन हो गया, ये पार्ट क्लियर है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा द फंक्शन f is given by fx equals to this where k is a constant। अब देखो k की वैल्यू बता रहा है that k equals to 3 है। फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx equals to 0। जी, तो बेटा ये देखें, 4 cos 4x cos स्क्वायर x माइनस k की जगह पे 3 आ रहा है इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने कहा fx किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो मैंने दो चीजें की, एक k की जगह k की वैल्यू लगाई, और दूसरा ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मेट बन रहा है? लो बच्चों, अब मैं यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, वो लेट नहीं कर रहा y के इक्वल। नोट करना, तो ये b की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये -3 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2a। और ये इस तरह से बेटा ये किसकी वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी cos स्क्वायर ऑफ x की। आप अगर cos स्क्वायर ऑफ x को वायलेट करना चाहते हैं तो यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले y की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद y की जगह उसकी वैल्यू लगा देना cos स्क्वायर x, तो तब भी यही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, हम स्टेप सेव कर रहे हैं अपने। तो ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस ये आ रहा है जी, देखो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 16 43 और 149, तो ये 7 हो जाएगा ओवर 8। तो एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में लिखें। सो -8/1 -1, एक -1 आंसर आ गया, और ये 6/8 का मतलब है 3/4, तो एक आंसर 3/4 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और ये देखें उसने ये आपको बता दिया कि 0 से 2 पाई के दरमियान सॉल्यूशन चाहिए। ये वो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे, क्या होगा, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू -1। क्या ये पॉसिबल है? क्यों कि देखो cos की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आए तो जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पे आ जाते हैं, तो स्क्वायर रूट ले लें, cos x इक्वल्स टू ये बन जाएगा बच्चों √3/2 प्लस माइनस। ये समझ आया कैसे बना है? स्क्वायर रूट लिया तो 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। जी बेटा, कर सकते हैं। अब बेटा एक दफा प्लस में और एक दफा सेम नंबर माइनस में।
अब आपने क्या करना है, कॉस को राइट साइड पे ले जाएं। जी बेटा, तो ये इनवर्स हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लिया था ना। अब देखो, अब ये बात समझ लो दोबारा, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, दोबारा समझ लें। मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपने जब इनवर्स लेना है ना, तो आपने जो आंसर लिखना है वो एक्स का नहीं लिखना, वो अल्फा का लिखना है, बेसिक एंगल का। ठीक है, अब अल्फा कितना आ रहा है, जरा कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 करें, π/6 आ रहा है। डिग्री में ना निकालना, बिकॉज उसने जो ऊपर वो डोमेन दी हुई है वो 0 से 2π है, रेडियन में दी हुई है। तो वैसे हम अलग डिग्री में जाके तो फिर एंड पे सारा हुआ। हाँ वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सर सर आपका माइक बंद है। ये दोबारा देखना बेटा। ओके बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं। आपने जब कॉस को राइट साइड पे लेकर गए बच्चों, कॉस इनवर्स हो गया। ठीक है, मैंने कहा था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स लेना है बच्चों, नेगेटिव को हमेशा इग्नोर करना है, नेगेटिव नहीं लेना। और यहां से जो आपका आंसर आएगा π/6, बेटा वो अल्फा का आंसर होगा, वो एक्स का आंसर नहीं होगा। अब अगर ये अल्फा का आंसर है तो हमारे पास फाइनल आंसर्स तो नहीं आए, हम वापस जाएंगे और हम देखेंगे कॉज की वैल्यू नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, तो वो नेगेटिव थी। तो अगर कॉज नेगेटिव है तो हमें ये पता होना चाहिए कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। इसका मतलब मेरा एंगल सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वो सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंगली आंसर निकालूंगा। अब सेकंड का आंसर क्या होता है, पाई में से अल्फा को माइनस करते हैं। तो पाई में से अल्फा को माइनस करेंगे तो क्या होगा, पाई -π/6। और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में होता है पाई प्लस अल्फा। तो ये बेटा जी हमारे पास कितना आ रहा है, 5π/6 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 7π/6 आ रहा है। तो 4 टोटल आंसर्स आ रहे हैं, 2 ये वाले और 2 ये वाले। ठीक है, ये समझ आ रही है, आगे चलें और इससे चलते हैं। कह रहा यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू शो दैट व्हेन k इज ग्रेटर देन 5 द इक्वेशन fx हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों मेरे पास fx इक्वेशन क्या थी, क्या ये 4 cos स्क्वायर x और cos 4x है, प्लस cos स्क्वायर x माइनस k, प्लस cos स्क्वायर x माइनस k। ये 4 था बच्चों, ये 2 नहीं है।
इक्वल्स टू 0, कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर हो और k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 हो जाए तो शो करें कि इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो पहले मैं इसके सोल्यूशन फाइंड कर लूं। अब k के साथ सोल्यूशन निकल रहे हैं, ध्यान से देखो। तो cos स्क्वायर एक्स बार वैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस ये b है बच्चों, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह भी 4 है और c की जगह माइनस k है। इस दफा 3 नहीं रखना आपने, k को रखना है, डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों ये देखो, ये -1 आ रहा है और ये आ रहा है 1 प्लस 16k स्क्वायर रूट ओवर 8। ठीक है। अच्छा, अब नोट करना जरा, अब ये बात नोट करना, ये पॉइंट समझने वाला है। क्या चीज बेटा, ये देखो ना, ऊपर कॉस स्क्वायर आ रहा है ना वेरिएबल। तो आप अगर देखो ना, इसे कॉस स्क्वायर को y लेट करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। वो अपने क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था, पहले चैप्टर में। ये नोट करना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एक्सप्लेन करने लगा हूं। इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का एक आंसर ये आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स का एक आंसर बच्चों ये आ जाएगा। ओवर 8, ऐसे ही है। जरा नोट करें, अगर 1 भी नेगेटिव है और ये आंसर भी नेगेटिव आएगा तो ऊपर सारा का सारा न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस स्क्वायर का आंसर फिर से नेगेटिव आ गया, पॉसिबल है? तो ये नॉट पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। फिर इस पे आ जाए। अब उसने कहा था k की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 से ग्रेटर। मैं k की वैल्यू 5 पुट करता हूं। k की वैल्यू जरा 5 पुट करें। स्टार्ट भी नहीं पुट करते थे k की वैल्यू। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना होता है बेटा? 50 और 30, 80, 81। अब 81 का मतलब है कि 9, एक दफा प्लस में और माइनस में। सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, जब प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 8 ओवर 8 और अगर माइनस करूंगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा कितना, -10 ओवर 8। k की वैल्यू से दिए पर उसने कहा k ग्रेटर देन 5 लेना। मैं 5 पुट करके चेक कर रहा हूं। बेटा दोबारा से आपने वो किया ना, ओ सॉरी, प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड यार। ये देखो बेटा, सिर्फ प्लस है, माइनस नहीं है, मेरी मिस्टेक हुई है। तो बच्चों 8 ओवर 8 आंसर इज 1। कॉस स्क्वायर का आंसर, कॉस का आंसर 1 आ रहा है। अब सुनना बच्चों, हमें ये बात पता है कि कॉस का आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन का भी जी, साइन का भी यही होता है। अब कॉस का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आता। अगर मैंने 5 पुट किया k की जगह पे तो कॉस का आंसर आ रहा है 1। तो अगर मैं 5 से बड़ा कोई नंबर पुट कर दूं तो ये तो आंसर 1 से ज्यादा आ जाएगा। क्या 1 से ज्यादा आंसर पॉसिबल है? नहीं, वो कह रहा है k की वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो अगर मैं 5 से ज्यादा पुट करूंगा तो आंसर जो है वो 1 से ज्यादा आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉस। तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां वैसे ही पॉसिबल नहीं था और यहां जब हमने किया तो 5 से ग्रेटर जब वैल्यू लगाते हैं तो वो 1 से ग्रेटर आता है, इसलिए सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। क्या था बेटा ये देखो, आपके पास ऐसे जब वेरिएबल होता है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को x के इक्वल क्यों करते हो? क्योंकि वेरिएबल x आ रहा है। तो यहां वेरिएबल कौन आ रहा है? ये देखो, ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे वेरिएबल आ रहा है कॉस स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर कर लिया। अगर आपकी इक्वेशन y में होती है तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप लिखते हो y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस, जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है वो लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। ठीक है, ये क्लियर है? लो बच्चों, ये हमारा पेपर एंड हो गया।